पहली संतान गंगा को भेंट करते थे लोग। दाढ़ी बाल कटवाने पर टैक्स लेते थे अंग्रेज। चांदी के कलश में लंदन भेजा जाता था गंगाजल। 1924 की बात है। प्रयाग में अर्ध कुंभ लगा था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष थे। कुंभ को लेकर नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखते हैं, मैंने खबरों में पढ़ा कि मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच ठन गई है। सरकार ने फिसलन के डर से संगम में स्नान पर रोक लगा दी थी, लेकिन मालवीय जी अड़ गए थे। उनका कहना था कि धार्मिक रूप से स्नान तो संगम पर ही होना चाहिए। खबर पढ़ने के बाद मैं संगम के लिए निकल गया। मेरा स्नान का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसे मौकों पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की चाह मुझे नहीं थी। मेला पहुंचने पर मैंने देखा कि मालवीय जी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 200 लोग उनके साथ थे। जोश में आकर मैं भी सत्याग्रह दल में शामिल हो गया। मैदान के उस पार। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लकड़ियों का बड़ा सा घेरा बनाया गया था ताकि लोग संगम नहीं पहुंच सके। हम आगे बढ़े तो पुलिस ने रोका, हमारे हाथ से सीढ़ी छीन ली। विरोध में हम रेत पर बैठकर धरना देने लगे। धूप बढ़ती जा रही थी। दोनों तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। मेरा धैर्य अब टूटने लगा था। इसी बीच घुड़सवार पुलिस को कुछ ऑर्डर दिया गया। मुझे लगा कि ये लोग कहीं हमें कुचल न दे, पीटना न शुरू कर दे। मैंने सोचा क्यों न हम घेरे के ऊपर से ही फांद जाएं। मेरे साथ 20 आदमी चढ़ गए। कुछ लोगों ने उसकी बल्लियां भी निकाल ली। इससे रास्ता जैसा बन गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा दिया। स्नान करके निकला तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मालवीय जी अभी भी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। मैं चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। मालवीय जी बहुत भिन्नाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक बिना किसी से कुछ कहे मालवीय जी उठे और पुलिस के बीच से निकलकर गंगा में कूद पड़े। मालवीय जी जैसे दुर्बल और बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति को इस तरह गोता लगाते देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद तो पूरी भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए टूट पड़ी। हमें लग रहा था कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुंभ में बाल दाढ़ी बनवाने पर टैक्स, गाय बछड़ा दान करने वालों से भी वसूली। 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुंभ और माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। उस साल कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से 1 रुपये टैक्स लिया गया। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। 1906 की बात है। जिला मजिस्ट्रेट H.V. लॉवेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपए और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपए और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए, जबकि फूल बेचने वाले मौलियों से 1,600 रुपए का टैक्स गया। कुंभ के दौरान दूध पर 1,064 रुपए, गाय दान करने पर 176 रुपए और बछड़ों के दान पर 976 रुपए का टैक्स वसूला गया, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपए, फेरी वालों ने 1,440 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 रुपए टैक्स चुकाए। इसी तरह 1906 के कुंभ में बाल काटने पर 10,444 रुपए और 8 आने, दाढ़ी बनाने पर 1,348 रुपए और 8 आने और मौलियों से 1,336 रुपए वसूले गए। इसी साल दूध पर 728 रुपए, गाय दान करने पर 152 रुपए और बछड़ा दान करने पर 1,098 रुपए टैक्स लगा, जबकि नाव वालों ने 3,435, फेरी वालों ने 1,025 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपए टैक्स चुकाए थे। इतिहासकार डॉक्टर हैरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वाङ्मय में लिखते हैं, अंग्रेजों से पहले मुगल भी कुंभ से कमाई करते थे। अकबर ने 2 अधिकारी कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीर-ए-बहर, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुफ्ती, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। हैरम चतुर्वेदी बताते हो, कुंभ मेले के टैक्स से अंग्रेज इतनी कमाई करते थे कि उससे इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी और हेल्थ डिस्पेंसरी का खर्च निकल जाता था। पहली संतान गंगा को भेंट करते थे लोग। चांदी के कलश में लंदन भेजा जाता गंगाजल। 1827 से 1833 के बीच एक अंग्रेज कस्टम अधिकारी की पत्नी फेनी पाकर्स इलाहाबाद आई। उन्होंने अपनी किताब वंडरिंग्स ऑफ ए पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स में लिखा है, जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो वहां मेला लगा हुआ था। नागा साधु और वैष्णव संतों का हुजूम स्नान के लिए जा रहा था।
मैं कई विवाहित महिलाओं से मिली जिनकी संतान नहीं थी। उन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि पहली संतान होगी तो वे गंगा को भेंट कर देंगी। प्रयाग के क्षेत्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के मुताबिक चांदी के कलश में गंगाजल लंदन भेजा जाता था। 1902 में महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय अपने ओलंपिया जहाज से लंदन जा रहे थे। उन्होंने चांदी के कलशों में 8000 लीटर गंगाजल भरवाया। इसके बाद जहाज से वे गंगाजल लेकर लंदन पहुंचे। मेला सजाने इंग्लैंड से अफसर बुलाए जाते। पुलिस को ड्यूटी के लिए परीक्षा देनी पड़ती। कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास तौर पर अफसर बुलाए जाते थे। ये अफसर भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। राजकीय अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर बनाने और सजाने के लिए इंग्लैंड से 3 अफसर बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए आचार संहिता जारी की जाती थी। पुलिस को लोगों की जानमाल की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखना होता था। इसकी निगरानी के लिए एक यूरोपियन कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। शौचालयों की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक परक्लोराइड भरकर रखा जाता था। अंग्रेजों से छुपकर साधुओं ने रातों रात शिविर में कुएं खोद डाले। 1918 में कुंभ के दौरान अखाड़ों की मांग थी कि उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने रातों रात अपने शिविर में ही कुआं खोद दिया। अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुएं को बंद करा दिया। तब कुंभ के लिए 185 टोटियां और 27 पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई थी, जो लाखों लोगों के लिए बेहद कम थी। ईसाई अधिकारी ने कहा, नागा साधु कुंभ में अश्लीलता फैला रहे, इन पर रोक लगे। 1 फरवरी 1888 ब्रितानी अखबार मिर्ज़ा ने मसीही में एक खबर छपी। खबर में प्रयाग में चल रही कुंभ को लेकर लिखा था, संगम पर करीब 400 नागा साधुओं का जत्था स्नान करने पहुंचा। रास्ते में दोनों तरफ हजारों की संख्या में पुरुष महिलाएं इनके दर्शन के लिए खड़े थे। कुछ लोग इनका पूजन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी जुलूस के आगे आगे चलकर इनका रूट क्लियर करवा रहा था। ये दुखद और शर्मनाक दृश्य था। सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देती है, लेकिन यहाँ तो जॉइंट मजिस्ट्रेट पद के अफसर को भेजकर मैसेज दे रही है कि वो हिंदुओं के साथ है। इसी खबर के हवाले से क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोय ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोय ने लिखा, इस नग्न प्रदर्शन से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गर जाता है। इस काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को क्यों तैनात किया? उसने किसी भारतीय को क्यों नहीं इस काम के लिए लगाया? भारतीयों को लगता है कि उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। ईसाई धर्म के लिए ये शर्म की बात है। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने आर्थर फोय की इस चिट्ठी का जवाब भेजा। चिट्ठी में लिखा, कुंभ हर 12 साल और अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद होता है। इस मौके पर इलाहाबाद और बाकी जगहों पर नागा साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। नागा सन्यासी हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है। कई बार नागा साधुओं के बीच खूनी संघर्ष भी हो जाता है, इसलिए हमें अंग्रेज अधिकारी तैनात करना पड़ता है। हम इनके धार्मिक मामले में दखल नहीं दे सकते। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये चिट्ठी राष्ट्रीय अभिलेखागार में होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। अंग्रेजों ने इश्तेहार छपवाए, टैंक में कोई अजनबी नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों के दौर में ज्यादातर लोग पैदल और बैलगाड़ी से संगम पहुंचते थे। तीर्थ यात्रियों के लिए लुटेरों से निपटना मुश्किल काम था। रात में तीर्थ यात्रियों के साथ लूटपाट न हो, इसलिए रास्ते में विशेष सराय बनाए जाते थे। इन सरायों में सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती थी। इनकी तैयारी 1 साल पहले ही शुरू हो जाती थी। इन खतरों का अंदाजा अंग्रेज अफसरों के फरमान से लगाया जा सकता है। 1870 में अंग्रेज अफसरों ने फरमान जारी किया था कि किसी भी अजनबी को अपने शिविर में रुकने न दे। कल्पवास करने वालों से हलफनामा लिया गया था। में प्रयागवाल यानी पिंडों ने दस्तखत भी किए थे। 1880 में अंग्रेजों ने एक इश्तेहार जारी किया जिसमें लिखा था, मुसाफिर तय पड़ाव पर ही रात गुजारे। वहाँ उनकी देखरेख के लिए चौकीदार तैनात किए गए हैं। अगर कोई बाहर ठहरता है और कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा।
सरकार का ऐसा करने के पीछे लूटमार से लोगों की रक्षा करना और बीमारियों को फैलने से रोकना था। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज क्रांतिकारियों के डर से ऐसे फरमान जारी कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि कुंभ में क्रांतिकारी जुटान कर रहे हैं। कुंभ के लिए अंग्रेजों ने 4 अस्पताल बनवाए, 207 लोग हैजा से मर गए। 1906 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में हैजा फैल गया था। इससे निपटने के लिए सरकार ने हैजा हॉस्पिटल बनाया था। 281 कालरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन इनमें से 207 लोग मर गए। 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हुई थी। 1918 के कुंभ में 4 अस्पताल बनवाए गए थे। मुख्य अस्पताल में 100 बेड और बाकी 3 अस्पतालों में 25-25 बेड थे। मेला प्रबंधन के पास दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था थी। महामारी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जांच की जा रही थी। महाकुंभ के किस्से 1। अकबर का धर्म बदलने पुर्तगाल ने पादरी भेजा। जहांगीर ने अखाड़े को 700 बीघा जमीन दी। औरंगजेब बीमार होने पर गंगाजल पीते थे। औरंगजेब गंगाजल को स्वर्ग का जल मानते थे। एक बार वे बीमार पड़े तो उन्होंने पीने के लिए गंगाजल मंगवाया। फ्रांसीसी इतिहासकार बनिया ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है, औरंगजेब कहीं भी जाता था तो अपने साथ गंगाजल रखता था। वो सुबह के नाश्ते में भी गंगाजल का इस्तेमाल करता था। पूरी प्रयागराज के महाकुंभ में क्या चल रहा है? किस अखाड़ा खास है? कौन सा घाट कहाँ बना है? इस बार कौन से कलाकार कुंभ में परफॉर्म करेंगे? ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।